प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चे, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बीजपत्री पादप क्या होता है, एक बीजपत्री बीज क्या होता है, द्विबीजपत्री बीज क्या होता है, भ्रूण क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा कि बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज कैसे बनता है, बीज कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब होने की वजह से हम ज्यादा तेजी से चिल्ला नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे में ही मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा आज हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे और बीज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बीज कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं बेटा, कौन सा बीज, कि बीज क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बीज पौधों में लैंगिक जनन के बाद बनने वाली वह संरचना है। बीज पौधों में लैंगिक जनन होने के बाद बनने वाली वह संरचना है ना, जिसमें भ्रूण उपस्थित होता है। अब ये चीजें तो आप लोगों को पहले बता दी गई थी, ये चीजें बेटा तो आप लोगों को पहले बता दी गई थी कि बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, ना कि भ्रूण के अंदर बीज पाया जाता है। क्योंकि पिछली क्लास में, कल की क्लासों में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि बेटा ये जो ऐसी संरचना हमने बनाया था, यहाँ पर ये बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है और बीज के अंदर ही तो भ्रूण होता है बच्चा। बीज के अंदर ही क्या होता है, भ्रूण होता है। तो बीज के अंदर भ्रूण बनता है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसमें भ्रूण उपस्थित होता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कैसे अंकुरित हो रहा है एक भ्रूण, कैसे प्रांकुर निकल रहा है और कैसे मूलांकुर निकल रहा है, उसके हर एक पार्ट को आपने देखा था। जो बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं, पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, वो बच्चे प्लीज पिछली वीडियोस देख ले आप लोग, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलो बच्चा, अब ये तो भाई, क्योंकि अब ये तो चल रहा है लास्ट टर्म चल रहा है, क्योंकि अब बायोलॉजी चैप्टर 1 का ये भाई लास्ट टर्म चल रहा है। एक आध लेक्चर और है जो कल खत्म हो जाएगा आप लोगों का ना। इसके पहले की वीडियोस जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक ये सब थोड़ा सा कम समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं बेटा, गेहूं, चना, मटर, आम, सरसों आदि के बीज। बात समझ में आई ना। बीज वही होता है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, यानी फल के अंदर जो बीज पाया जाता है, जो कड़ा कड़ा कठोर रहता है, उसी को तो बीज कहते हैं। और बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि खाद्य संचयन के आधार पर, खाद्य संचयन के आधार पर हमारे पास बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई खाद्य संचयन के आधार पर बीज को 3 भागों में बांटा जाता है। और कौन कौन से भागों में बांटा जाता है बेटा, ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला हो गया बेटा कि अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी को आपके बुक में लिखा गया है गैर एल्बुमिनस। क्या लिखा गया बेटा, गैर एल्बुमिनस, गैर एल्बुमिनस। बात समझ में आई ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अभ्रूणपोषी को आपके बुक में लिखा गया है, एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है गैर एल्बुमिनस। दूसरा हो गया बेटा भ्रूणपोषी, इसको लिखा गया है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस, बात समझ में आई ना। ये आपके एनसीईआरटी बुक में इसको गैर एल्बुमिनस यानी अभ्रूणपोषी को गैर एल्बुमिनस और भ्रूणपोषी को एल्बुमिनस कहा गया है। और पेरिस्पर्मिक बीज को आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या नाम दिया गया है, परिभ्रूणपोष। बात समझ में आई ना। तो ये 3 चीजें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग खाद्य संचयन के आधार पर बीज को कितने भागों में बांटा है बच्चा, 3 भागों में बांटा है। पहला क्या हो गया, गैर एल्बुमिनस। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई बेटा ना, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बस ताकि आप लोगों का क्लास रेगुलर चलता रहे। अब देखो, पहला हमने देखा गैर एल्बुमिनस है, दूसरा एल्बुमिनस है, तीसरा है परिभ्रूणपोष। ये आपके एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, इसको आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिटेल से देखेंगे। डिटेल से हम लोग चलो यहाँ पर देख लेते हैं भाई ना, कि गैर एल्बुमिनस जिसको हम लोग कहते हैं, गैर एल्बुमिनस अभ्रूणपोषी,
उसका क्या मतलब होता है। अब देखो भाई, गैर एल्बुमिनस है यानी अभ्रूणपोषी, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष ना हो, नाम से ही समझो आप लोग, ऐसा बीज बेटा। देखो बीज क्या होता है, बीज जो बनता है भ्रूण बनता है, तो भ्रूण में भ्रूणपोष होता है ना, बीज के अंदर बेटा भ्रूण रहता है, भ्रूण के फिर ऊपर क्या रहता है, आवरण पर एक भ्रूण पोष रहता है, भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो वही चीजें, ऐसा बीज जिसमें भ्रूण पोष बिल्कुल भी ना बचा हो, जिसमें भ्रूण पोष क्या कर रहा है, अपना सारा पोषण भ्रूण को दे दिया हो, उसको गैर एल्बुमिनस के नाम से जाना जाता है ना, अभ्रूणपोषी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेटा, जिन बीजों में परिपक्व अवस्था में भ्रूण पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ऐसा बीज जिसको परिपक्व होते होते भ्रूणपोष पूरा समाप्त हो जाए, उसको अभ्रूणपोषी के नाम से जाना जाता है। और भोजन का संचय मुख्यतः बीज पत्रों में होता है, उन्हें अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस के नाम से जाता है। जैसे बेटा चना, तभी तो हम लोग कहते हैं चना भाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हमें बहुत ही ज्यादा पोषण देता है, हमें सुबह सुबह में चना खाना चाहिए, चना हमारे लिए बहुत ही पोषण युक्त है। बात समझ में आई ना, चना हमारे लिए क्या है, बहुत ही पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है। ये चीज समझ में आई। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है बेटा, देखो अभ्रूणपोषी है, भ्रूणपोषी अगर रहता तो इसका मतलब उसमें भ्रूणपोष बचा हुआ है। अभ्रूणपोषी है इसका मतलब कि ऐसा बीज जिसको परिपक्व होते होते सारा भ्रूण खत्म हो जाए ना, सारा भ्रूणपोष खत्म हो जाए, उसको अभ्रूणपोषी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं बेटा, भ्रूणपोषी किसे कहते हैं, भ्रूणपोषी यानी एल्बुमिनस किसे कहते हैं। तो हालांकि अभी हमने समझाया आप लोगों को कि ऐसा बीज जिसको बनते बनते पूर्णतः जो भ्रूणपोष है वह समाप्त ना हो, थोड़ा बहुत भ्रूणपोष बचा रहे, उसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं या फिर एल्बुमिनस के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेटा, आज देखो हम आप लोगों को पहले से ही बता रहे हैं, आज थोड़ा सा तेज तड़ाके में हम नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आज मैम की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है ना, इसलिए आज बहुत स्लो स्लो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पर जिन बीजों में परिपक्व अवस्था में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, ऐसा बीज जो परिपक्व हो जाए फिर भी उसमें भ्रूणपोष, भ्रूणपोष आप सभी बच्चों को पता है जो भ्रूण को पोषण देता है, ऐसा बीज जो जिसकी परिपक्व अवस्था में भी भ्रूणपोष बचा रहता है, उसको भ्रूणपोषी बीज के नाम से जाना जाता है। और उसमें भोजन का संचय होता है, उन्हें भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज कहते हैं बच्चा, जिसका नाम है एग्जाम्पल में गेहूं और मक्का इटीसी। बात समझ में आई ना, बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो जा रही है, चलो जल्दी जल्दी समझा देते हैं, उसके बाद क्लास को छोड़ देते हैं, है ना। क्या करते हैं बेटा, भ्रूणपोषी आपने देखा ना, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष बचा रहता है उसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने गेहूं और मक्का देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है बेटा पेरिस्पर्मिक बीज। अब पेरिस्पर्मिक बीज तो आप नया सुन रहे होंगे, क्योंकि बेटा आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया गया, इसको परिभ्रूणपोष का नाम दिया गया है, पेरिस्पर्मिक को परिभ्रूणपोष का नाम दिया गया है। अब चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा बच्चा। तो जिन बीजों में परिपक्व अवस्था में बीज के अंदर पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ पेरिस्पर्म के रूप में संचित रहता है, उन्हें पेरिस्पर्मिक बीज कहते हैं। पेरिस्पर्म यानी परिभ्रूणपोष का निर्माण बीजांड के न्यूसेल्स से होता है। यानी बेटा ऐसा देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भ्रूणपोष होता है वह बीजांड, जो इसमें बीजांड काय होता है वह भी थोड़ा सा इसमें संचित रहता है ना। भ्रूणपोष का जो संचयन होता है वो बीजांड काय से भी होता है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो कि पेरिस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण बीजांड के न्यू सेल्स से होता है। इसमें जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है बेटा वह उसके बीजांड काय से होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक बीज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना, परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। पहला तो आपने देखा बेटा कि गैर एल्बुमिनस में आपने देखा ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष ना पाया जाए। फिर एल्बुमिनस में आपने देखा बेटा
ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। और इसमें आपने देखा परिभ्रूणपोष का मतलब होता है बेटा ऐसा बीज जिसका ऐसा ऐसा भ्रूणपोष, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष का निर्माण किससे हो, बीजांडकाय से हो, उसको परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा काली मिर्च और चकुंदर। अब ये मत सोचना आप लोग कि चकुंदर, चकुंदर के बीज की बात की जा रही है। बात समझ में आई ना? यहाँ पर बीज की बात हो रही है तो चकुंदर के बीज की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर काली मिर्च और चकुंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा बीज प्रसुप्तता क्या होता है। बीज प्रसुप्तता क्या होता है? मैम सारी चीजें तो समझ लिया हम लोगों ने, पर बीज प्रसुप्तता को नहीं समझ पाए। बीज प्रसुप्तता वह अवस्था होती है बेटा जब बीज परिपक्व होता है। बीज के शुरू से लेकर के परिपक्व होने की अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीज प्रसुप्तता के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग समझो, जब एक बीज बेटा, जब एक बीज का निर्माण होता है ना, तो मान लो ऐसे ये एक बीजांड है, ये बीजांड है ना। बीजांड के ये जो दो बाहरी आवरण है बेटा, इससे क्या बनेगा? इसको अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण से क्या बनेगा बेटा? ये जो अध्यावरण है ना, ये जो अध्यावरण दो ठो आपको दिख रहे हैं, इस दोनों अध्यावरण से बीज का क्या बनता है? एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण बनता है। एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण बनता है ना इस अध्यावरण से। उस आवरण का नाम क्या होता है बच्चा? ये चीज आपको देखना है। पहले का तो नाम होता है, इस पहले वाले का नाम होता है बेटा, पहले वाले का नाम होता है बाह्य बीज चोल। क्या होता है? बाह्य बीज चोल। और जो ये दूसरा वाला होता है बच्चा, ये जो दूसरा वाला है, इसका नाम हो जाता है अंतः बीज चोल। बात समझ में आई ना? तो ये किससे हो रहा है? ये जो आपका अध्यावरण पाया जा रहा है, अध्यावरण से, अध्यावरण ही आगे चल करके, अध्यावरण ही जब परिपक्व होता है बेटा, आगे चल करके ये एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो जाता है, और उस कठोर आवरण का नाम है बाह्य बीज चोल और अंतः बीज चोल। बात समझ में आई ना? हाँ। ये इसका नाम हो गया बेटा। अब देखो हम आपको ये समझा रहे थे कि ये तो पहले एक कठोर बीज का कठोर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर देता है, फिर उसके बाद ये जो आपको बीजांड द्वार दिख रहा है बच्चा, ये क्या दिख रहा है आपको? बीजांड द्वार। ये जो आपको बीजांड द्वार दिख रहा है बेटा, ये आप लोग जब चने के फिगर को ऐसे देखोगे, भाई चने का फिगर तो अच्छा बन जा। चलो समझने के लिए तो बना दिया है मैंने। ये देखो बेटा, मान लो ये चने का बीज है, चना है, इसमें क्या होता है? ये जो चने का बीज है बेटा, इसमें आपको एक होल टाइप का दिख रहा है, एक मैंने पॉइंट टाइप का बनाया रेड कलर से। ये क्या होता है? ये यही बीजांड द्वार होता है। ये जो बीजांड द्वार होता है बेटा, इस बीज में क्या करता है? एक होल जैसा ऐसे बना ही रहता है, बना ही रहता है। और इस होल का काम क्या है? आप सोच रहे होंगे मैम इस होल को बंद हो जाना चाहिए था, पर नहीं बेटा, इस होल का कुछ काम भी होता है। इस होल का क्या काम होता है ये आपको जानना है। जब ये बीज परिपक्व होता है बेटा, तो इसको हवा चाहिए, हवा तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए ना। तो ये होल क्या करता है? ये चने में भी होता है, भी मटर में भी होता है, जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं बेटा लगभग ये सब में होता है। बात समझ में आई ना? तो ये होल क्या करता है बेटा? बाहर से हवा को, पानी को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके इस बीज को देता रहता है। और बीज को क्यों देता रहता है? परिपक्व होने के लिए देता रहता है। क्यों देता रहता है बच्चा? परिपक्व होने के लिए देता रहता है। बात समझ में आई ना? ये जो आप देख रहे हैं, जैसे एक बीज का निर्माण हो रहा है, तो इसके बाहर के जो दोनों आवरण थे वह क्या बन गए? कठोर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसको हमने बाह्य चोल और अंतः चोल कहा है। फिर इसके बाद ये जो बीजांड द्वार है बेटा,
ये जो आपका बीजांड द्वार है, यह किसी भी बीज में ऐसे ही होल की तरह रहता है। आप चने का बीज लेना, चने के यहाँ पर जो ऐसे ऐसे निकला है ना नुकीला टाइप का, उसी के नीचे थोड़ा सा ऐसे रहता है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप में रहेगा, ब्लैक में होल के जैसा आपको बना दिखेगा ना। तो वो क्या रहता है बेटा, वह बीजांड द्वार ही रहता है। क्या रहता है बच्चा, बीजांड द्वार। और इसका काम क्या रहता है, ये होल के जैसा क्यों बना रहता है, ताकि बाहर से हवा को और पानी को अवशोषित करके बीजांड को देते रहे, ताकि बीजांड परिपक्व हो। फिर धीरे धीरे जैसे ही बीज परिपक्व होता है बच्चा, जैसे ही धीरे धीरे बीज परिपक्व होता है, यह क्या करता है, इसके अंदर का सारा पानी सूखता है धीरे धीरे। क्या होता है, इसके अंदर का धीरे धीरे सारा पानी सूखता है, सूख करके यह एक शुष्क अवस्था में हो जाता है। इसी को हम लोग बीज प्रसुप्तता के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बीज प्रसुप्तता के नाम से जानते हैं। याद रहना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। मतलब आप एक बार और समझ लो इसको अच्छे से एक बार इसको और अच्छे से समझ लो आप लोग ना, कि चने का चने को अपरिपक्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक, यानी शुष्क अवस्था तक की स्थिति को हम लोग क्या कह देते हैं, बीज प्रसुप्तता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना, चना या फिर आप बीज कह सकते हो ना। बीज के अपरिपक्व अवस्था से लेकर के ना शुष्क अवस्था तक की काल को ना शुष्क अवस्था तक के काल को बीज प्रसुप्तता के नाम से जाना जाता है। ये डिफिनेशन आप लोग ऐसे बना करके लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैसे हमारा ये आवरण से ना एक सुरक्षात्मक कठोर आवरण बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही सुरक्षात्मक कठोर आवरण तो जब चने को भिगोते हैं तो निकलता है ना, छिलका उसका निकलता है ना, मटर का छिलका निकलता है ना, वही होता है। अब कैसे आप देख रहे हैं कि बीजांड द्वार यहाँ पर बना हुआ है, इससे हवा पानी उसको मिल रहा है, फिर ये क्या करता है धीरे धीरे। आप लोग चना मटर घर पे आप लोगों के बोया जाता होगा, आप लोग देखते होंगे, पहले वह कच्चा रहता है। जिसके घर पे भाई नहीं बोया जा रहा है वो भी जान ले, पहले मार्केट में हम लोगों को कच्चा मटर मिलता है, कच्चा चना मिलता है। फिर धीरे धीरे कच्चा चना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका सीजन चला जाता है। हम लोगों को फिर पका हुआ मटर और ये मिलता है, चना मिलता है सूखा हुआ। तो उसी के बीच का जो काल है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीज प्रसुप्तता के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हम बेटा बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है। इस चीज को आप लोग समझ सकते हो बच्चा, क्योंकि आप लोग बड़े ही समझदार हो ना, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। और आप लोग आराम से सारे लेक्चर को पढ़ो, समझो। जो चीजें डाउट में रह जाएंगे आप लोग कमेंट कर देना, हम बता देंगे फिर से, ठीक है। चलो, अब अगली हेडिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चा, फल। फल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भाई बीज के बारे में पढ़ लिए तो फल के बारे में भी तो पढ़ना है। एक फल के अंदर ही तो बीज पाया जाता है, और बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। आप लोग इसका फिगर ऐसे बना सकते हो बच्चा, ये हो गया फल, फल के अंदर हुआ बीज, और बीज के अंदर क्या हुआ, भ्रूण। ऐसे ही अवस्था मिलती है आपको। बात समझ में आई ना। सबसे बड़ा फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, और बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। बीज के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, भ्रूण पाया जाता है। अब इधर देखते हैं हम लोग, फल किसे कहते हैं। फल पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना है। बिल्कुल सही बात। आप सभी बच्चों को पता है ना, जिसमें सामान्यतः बीज पाए जाते हैं। आप सभी बच्चों को ये बात पता है कि जो हमारा अंडाशय होता है बेटा, जो हमारा ओवरी होता है, सभी बच्चे ये चीजें जानते हैं कि अंडाशय क्या होता है ना। सभी बच्चे ये चीजें जानते हैं कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय से बेटा हमारा क्या बनता है, फल बनता है। इधर देख लो आप लोग, अंडाशय क्या होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही हमारा क्या पाया जा रहा था, बीजांड। और इस बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, भ्रूण।
ये चीजें सब कुछ डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये हमारा अंडाशय पाया जा रहा है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, बीजांड पाया जाता है, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है लल्ला मेरे, भ्रूण पाया जाता है। अब ये बेटा क्या होता है, अंडाशय से क्या बनता है मेरा, फल बन जाता है। अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। और इस बीजांड से क्या बनता है बेटा, बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है लल्ला, बीज बनता है। बात समझ में आई ना। वही चीजें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जब एक अंडाशय परिपक्व होता है ना, जब एक अंडाशय परिपक्व होता है बेटा, तो अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है ना। ये जो आप सेब खाते हैं ना, आम खाते हैं, ये जो खाते हैं ना बेटा, वह अंडाशय का ही परिपक्व अवस्था है। अंडाशय जब परिपक्व होता है तो उससे फल बनता है, और बीजांड जब परिपक्व होता है तो उससे बीज बनता है, जो आप बीज निकाल करके फेंक देते हो। आम का बीज निकाल करके फेंक देते हो, सेब का बीज निकाल करके फेंक देते हो। लेकिन कुछ बीज ऐसा रहता है बेटा जिसको आप खा लेते हो, जैसे अनार हो गया, अनार का बीज तो आप खा लेते हो, अमरूद का बीज भी खा लेते हो आप लोग ना, ऐसा होता है। तो अंडाशय से क्या होता है बेटा, फल का निर्माण होता है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, मटर, गेहूं, सेब, ये सब। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और बीजांड बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब इसके आगे हम लोग अगली हेडिंग देख लेते हैं बेटा कि फल कितने प्रकार के होते हैं। फल में, फल को हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। पहला तो एक हो गया आभासी फल ना, फिर एक हो जाएगा बेटा वास्तविक फल ना, एक अनिषेक जनित फल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा बेटा, आभासी फल हो जाएगा, आभासी फल। लेकिन आभासी फल यहाँ पर लिखा नहीं गया है। चलो भाई, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आभासी फल पढ़ेंगे। आभासी फल यहाँ पर हेडिंग में नहीं दिया गया है, आभासी फल पढ़ लेते हैं, ठीक है। फल का प्रकार है, पहला आभासी फल हो जाएगा। आभासी फल का मतलब होता है बेटा ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से ही नहीं बल्कि पुष्प के अन्य भागों से भी होता है, उसको आभासी फल के नाम से जाना जाता है। जैसे दल पुंज ना, बाह्य दल पुंज ना, और पुष्पासन, इन सबको मिला करके जिस जिस फल का निर्माण होता है उसको आभासी फल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग डिफिनीशन यहाँ पर लिख लो ना, डिफिनीशन आप लोग यहाँ पर लिख लो। ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से ना होकर से भी होता है, से आभासी फल कहते हैं।
तो क्या कहते हैं बच्चा? आभासी फल कहते हैं। देखो भाई, ऐसा फल जिसका अभी हमने बताया कि अंडाशय से बेटा फल का निर्माण होता है। तो फल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई ना? पहला हो गया आपका आभासी फल। आभासी फल का मतलब होता है बेटा ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से ना हो, जिसका निर्माण केवल अंडाशय से ना हो करके बल्कि दल पुंज, बाह्य दल पुंज और पुष्पासन से भी होता है, सबको मिला करके होता है, उसको आभासी फल के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चा? आभासी फल के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें केवल अंडाशय का रोल नहीं होता, इस फल को बनने में केवल अंडाशय का रोल नहीं होता, बल्कि दल पुंज, पुंज और पुष्पासन इन सब का रोल होता है किसी फल को बनाने में। उसको आभासी फल के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चा? आभासी फल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक फल। ये हमारा दूसरे प्रकार का फल है। वास्तविक फल किसे कहते हैं? ऐसा फल बच्चा, ऐसा फल जिसका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, उसको वास्तविक फल के नाम से जाना जाता है। ऐसा फल बच्चा जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, उसको वास्तविक फल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वह फल जो केवल अंडाशय के निषेचन के बाद विकसित होने से बनता है, उसे वास्तविक फल कहते हैं। जैसे आम, मटर, टमाटर इटीसी। बात समझ में आई ना? ये ऐसा फल होता है बेटा जो केवल और केवल अंडाशय से ही बनता है। बाकी दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। इन सब का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है बच्चा। यह केवल किससे बनता है? यह केवल और केवल अंडाशय से ही बनता है। यह केवल और केवल ओवरी से ही बनता है। यह केवल और केवल किससे बनता है बच्चा? ओवरी से ही बनता है, अंडाशय से ही बनता है। बात समझ में आई ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होंगी ना? अगर न समझ में आया तो आप लोग फिर से क्या कर देना, डाउट अपना कमेंट में डाउट क्लियर करवा लेना। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिख देना कि मैम इस चीज का मुझे डाउट है। अब देखो, लास्ट हम लोग देख लेते हैं अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। अनिषेक जनित फल क्या होता है बेटा? अभी तो आपने देखा जिसमें केवल अंडाशय से फल बनता है उसको वास्तविक फल कहते हैं। जिसमें सभी बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है, बहुत सारे लोगों का रोल रहता है, उसको आभासी फल कहते हैं। अब अनिषेक जनित फल क्या होता है बच्चा? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वे फल जो निषेचन के बिना, ये फल जो निषेचन के बिना अंडाशय के विकास से बनते हैं, उन्हें अनिषेक जनित फल के नाम से जाना जाता है। ऐसा फल बच्चा जिसमें ऐसा, पहले तो सोच लो आप लोग, ऐसा अंडाशय जिसमें निषेचन ही ना हो, जिसमें फर्टिलाइजेशन ही ना हो। जैसे बच्चा यहाँ पर हमने आपको समझाया था, ये बीजांड है आपका, बीजांड में ये बीजांड द्वार है, यहाँ पर क्या है? अंड कोशिका है। ये जब नर युग्मक आएगा तभी तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसा अंडाशय बेटा, ये तो भाई बीजांड तो अंडाशय के अंदर ही है, तो ऐसा अंडाशय, ये अंडाशय है, ऐसा अंडाशय ना जिसमें क्या हो? निषेचन ही ना हो, केवल वह परिपक्व हो करके ही खुद से ही क्या बना दे? फल बना दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक जनित फल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा? अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे हो गया केला, अनानास, बीज रहित अंगूर और बीज रहित संतरा। बात समझ में आई ना? इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें बिना बिना निषेचन के ही, बिना बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आई ना? अभी तक तो आपने इतना पढ़ा था कि मैम जिसमें निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, ये सब आपने देखा था, भ्रूण का निर्माण होगा। पर बेटा इसमें तो निषेचन हो ही नहीं रहा है, इसमें तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, फिर भी इसमें फल का निर्माण हो जा रहा है। बात समझ में आई ना? इसको अनिषेक जनित फल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल लेते हैं। फल भित्ति क्या होती है भाई? ये फल भित्ति क्या होती है, इसको हम लोगों को देखना है कि फल भित्ति किसे कहते हैं।
अब बस एनसीईआरटी का समझ लीजिए लास्ट टर्म आप लोगों का चल रहा है। इसके बाद कल एक लेक्चर और है बेटा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। संडे को हम क्या करेंगे, आप लोगों का एमसीक्यू, इस चैप्टर का एमसीक्यू लाइव करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग लाइव क्लास में आकर के इसका एमसीक्यू कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हमें समझ में आया है। ठीक है। देखो बेटा, फल भित्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति विकसित होकर के जो संरचना बनाती है उसे फल भित्ति। फल भित्ति बेटा वही होता है जिसको आप लोग क्या करते हैं, जिसका छिलका निकाल कर, जो छिलका निकालते हैं आप लोग ना, जैसे आम हो गया, आम का छिलका निकालते हैं, सेब का भी छिलका कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खा जाते हैं भाई, जो भाई होते हैं वो अपना ऐसे ही खा जाते हैं, और कुछ लोग निकालते हैं। जो आप लोग फल के ऊपर का छिलका निकालते हैं ना बेटा, उसी को फल भित्ति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चा, फल भित्ति कहा जाता है। यानी जो छिलका हम लोग निकालते हैं, फल के ऊपर का जो छिलका हम लोग निकालते हैं, उसको फल भित्ति कहा जाता है। फल भित्ति का मतलब आवरण, दीवार। तो फल के ऊपर का जो दीवार है, जो आवरण है, उसी को फल भित्ति कहा जाता है ना। चलो, तो अब देख लेते हैं हम लोग फल भित्ति कितने प्रकार का होता है। फल भित्ति सामान्यतः 3 परतों में विभाजित होती है। फल भित्ति सामान्यतः कितने परतों में विभाजित होती है बच्चा, 3 परतों में। पहला बाह्य फल भित्ति, सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति कहते हैं। बात समझ आई ना, सबसे बाहरी फल को क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति कहते हैं। दूसरा होता है बेटा मध्य फल भित्ति। अब ये मध्य फल भित्ति क्या होता है, बीच की परत होती है। इसके सबसे बाहरी परत होगा, उसके बीच की परत क्या होगी, मध्य भित्ति कहलाएगी, जो कई फलों में रसदार होती है। हम लोग निकालते, जैसे आम को छीलेंगे, जो पका हुआ आम रहता है तो रस निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है, उसी चीज की बात हो रही है बच्चा। मध्य फल भित्ति किसे कहते हैं, जो बीच की परत होती है। और अंतः फल भित्ति किसे कहा जाता है बच्चा, सबसे अंदर की परत जो बीज के चारों ओर होती है, उसको अंतः फल भित्ति के नाम से जाना जाता है ना। जो बीज के चारों ओर होती है बेटा, उसको अंतः फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। अब आपने देखा कि मैम आपने तो बताया कि फल भित्ति मतलब जो छिलका होता है भाई, उसको ही मेन रूप से तो छिलके को ही फल भित्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ फल को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर किस फल को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बाहरी आवरण को बाह्य फल भित्ति कहते हैं ना, जिसको हम लोग छिलका कहते हैं। फिर बीच वाला जिसको हम लोग खाते हैं, जो रसदार होता है, उसको मध्य फल भित्ति कहा गया है। फिर जो सबसे अंदर होता है बेटा, उसको हम लोग अंतः फल भित्ति के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं बेटा, हम लोग अंतः फल भित्ति के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ना, ये मैंगो है, मैंगो का ये जो सबसे ऊपर वाला छिलका है बेटा, सबसे ऊपर वाला, इसको बाह्य फल भित्ति कहेंगे। बाह्य फल भित्ति। फिर इसके बाद ये अंदर वाला जो है बेटा, ये जो रसीला होता है, आम बड़ा ही होता है क्या, रसीला। ये जो रसीला वाला भाग होता है बेटा, इसको मध्य फल भित्ति कहेंगे, मध्य फल भित्ति ना। फिर ये जो बीज के, ये बीज है, ये जो बीज होता है बेटा, अंदर जो ये बीज होता है आम का, जिसको जैसे जो कठोर वाला भाग होता है, कठोर वाले भाग को हम लोग हटाते हैं तो अंदर एक बीज, मुलायम सा भाग निकलता है, बीज निकलता है ना। उसके ऊपर ये जो कठोर वाला आवरण होता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः फल भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, अंतः फल भित्ति कहते हैं। बात समझ में आई ना। आप लोग जब आम का बीज लेंगे, आम का बीज बड़ा ही कठोर रहता है, तो जो कठोर वाला ऊपर वाला भाग रहता है बेटा, उसको अंतः फल भित्ति कहते हैं। बाकी अंदर वाला जो रहता है, फिर उस कठोर वाले कोट को, यानी दीवार को हटाएंगे, आवरण को हटाएंगे, तो एक मुलायम सा बीज निकलता है। उसकी बात नहीं हो रही है, उस मुलायम के बीज के ऊपर जो कठोर आवरण है, उसको हम लोग अंतः फल भित्ति कहते हैं। और जो हम लोग खाते हैं वो मध्य फल भित्ति रहता है। जो हम लोग छिलके के रूप में निकाल देते हैं, उसको बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। बात समझ में आई ना, इतना समझ में आया, ठीक है। तो आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं भाई, आगे चलो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद क्लासेस खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ी सी बेहोशी आ रही है ना, हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि क्लास दे लूं मैं अब।
अगला हमारा है बेटा कृत्रिम संकरण। ये कृत्रिम संकरण क्या होता है? कृत्रिम संकरण का मतलब होता है बेटा जिसमें ऐसा परागण जो प्राकृतिक तरीके से ना हो, ऐसा परागण जो प्राकृतिक तरीके से ना होता है, जिसको मनुष्य परागण करवाते हैं, उसको कृत्रिम संकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे दो पौधे हो गए बेटा, दो पुष्प हो गए, तो दो पुष्प में हमने आप पहले ही पढ़ा था कि प्राकृतिक परागण होता है, कीट द्वारा होगा या फिर हवा द्वारा होगा, जल द्वारा होगा ना, ऐसे परागण होगा। लेकिन जब दो पुष्प में बेटा मानव जब दो पुष्प में मानव परागण करवाता है तो उसको कृत्रिम संकरण कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो ना, पौधों में मानव द्वारा इच्छित गुणों वाले पौधों में मानव द्वारा इच्छित गुणों वाले दो अलग अलग पौधे या किस्मों के बीच नियंत्रित रूप से परागण कराकर संकर संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को कृत्रिम संकरण कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, कपास, मटर, ये सब कृत्रिम संकरण का उपयोग नई एवं उन्नत किस्में किस्में विकसित करने में किया जाता है। जैसे हम लोग जिसको हाइब्रिड बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीज हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं ना, तो हाइब्रिड बीज और कुछ नहीं, उसमें कृत्रिम संकरण किया जाता है बेटा, उसमें मानव के द्वारा परागण किया जाता है। बात समझ में आई ना? जैसे कैसे ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखो, एक पुष्प इधर हो गया, एक पुष्प इधर हो गया, ठीक है। अब देखो एक पुष्प इधर हो गया, एक पुष्प इधर हो गया ना। अब इस पुष्प का अगर पराग कण निकाल करके हम इस वर्तिकाग्र पर जाकर के ऐसे गिराते हैं, ये खुद से नहीं, चिड़िया द्वारा, पंछी द्वारा, भौरे द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा नहीं बेटा, हम लोग खुद से मानव जब इसका परागकण निकाल करके इस पर जाकर के गिरा करके फर्टिलाइजेशन करवाता है, परागण करवाता है ना, निषेचन करवाता है, तो उसको कृत्रिम संकरण कहते हैं। कृत्रिम का मतलब ही होता है जो ह्यूमन द्वारा किया जाए, कृत्रिम का मतलब ही होता है बेटा जो मानव द्वारा किया जाए। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये चीजें आई होप कि आप बच्चों को समझ में आ गई होंगी। कृत्रिम संकरण का क्या मतलब होता है? कृत्रिम संकरण का यही मतलब होता है बेटा कि जो हम लोगों द्वारा कराई जाए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम, क्या डाउट रहता है ये सुन लो। कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम, मान लो कि हमारे परागण करवाने से पहले ही परागण हो गया तो तब क्या करेंगे हम लोग? तब कुछ नहीं करेंगे बेटा, तब यहाँ देखो क्या करेंगे, इसका परागकण, मान लो ये परागकण परिपक्व होने वाला है, तो परिपक्व होने से पहले ही इसके क्या करेंगे, पराग कोष को काट देंगे। इसके पराग कोष को क्या करेंगे बेटा, काट देंगे। पराग कोष के परिपक्व होने से पहले ही इस पुष्प के पराग कोष को काट देंगे, तो चाह करके भी इस पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं गिर पाएगा, तो हम अपने मन चाहे वर्तिकाग्र पर इस परागकण करवा सकते हैं, यानी हम अपने मन चाहे क्या कर सकते हैं, परागकण को वर्तिकाग्र पर ला सकते हैं। हमारे कहने का ये मतलब है। बात समझ में ना? जैसे मान लो दो पुष्प है, अब भाई कोई द्विलिंगी पुष्प भी रहते हैं, ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी हो, इसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जा रहे हो, तो अब नर भाग तो यहीं पर गिर जाएगा ना, इसी वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। ये सब किसमें आप लोग पढ़े थे ना पिछली वाली क्लास में। तो ये जब पराग कण क्या होगा बेटा, परिपक्व होगा तभी तो गिरेगा, परिपक्व होगा तभी तो वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो इसके परिपक्व होने से पहले ही क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, और जब काट देंगे तो चाह करके भी उस पर नहीं गिर सकता, तो इस वर्तिकाग्र पर हम क्या करेंगे, दूसरे परागकण को ला करके गिराएंगे और फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इसी को कृत्रिम संकरण के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लास अच्छी भी लगी होगी, बट आज थोड़ा सा क्लास क्या है, थोड़ा सा
कम ठीक था, हम समझ सकते हैं आप लोगों की फीलिंग्स को ना, क्योंकि मेरी तबीयत बेटा बहुत ज़्यादा खराब है। हम बस आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो, रेगुलर चलती रहे, बस इसके लिए आप लोगों की क्लास में आ गए हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैम एक दिन पढ़ाई, एक दिन नहीं पढ़ाई, एक वीडियोज़ आया, एक वीडियोज़ नहीं आया, ना। बस इसलिए हम क्या किए कि आप लोगों की क्लास को पढ़ा दिए, ताकि आप लोग खुश रहो, पढ़ते रहो, आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, ना, वरना बेटा हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कल लास्ट क्लास है आपका बायोलॉजी का, कल पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों यानी हम संडे को क्या करेंगे, आपका एमसीक्यू करवाएंगे, ना, इसी चैप्टर का एमसीक्यू होगा, लाइव होगा। तो आप सभी बच्चों से ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिएगा, क्लास में आकर के आप लोग क्लास को अटेंड करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इससे आपको पता चलेगा बच्चा कि हम कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी हुई है, हमारी तैयारी कितनी नहीं हुई है, ना। तो चलो भाई, मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, ना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहना।